dealing with the another disorder of genitourinary system, that is the nephrotic syndrome. So what is nephrotic syndrome? The introduction part is there. That is, nephrotic syndrome is a non-specific disorder in which the kidney are damaged, causing them to leak large amount of protein, that is called proteinuria, at least 3.5 grams per day per 1.73 meter square body surface area from the blood into the यूरिन. सो सिंपल आपका इंट्रोडक्शन है इसका. नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें किडनी जो है वो डैमेज हो गया है और किडनी जो है प्रोटीन को अपने में से फिल्टर कर रहा है. सो प्रोटीन जो है यूरिन का पार्ट बन रहा है और जिसके कारण से एग्जैक्टली प्रोटीन यूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो डेवलप हो रहा है ना. एग्जैक्टली जो है आपका ग्लोमेरुलस जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फिल्टर नहीं करता है ना. प्रोटीन जो होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये आपके कैपिलरी बेड से फिल्टर होकर के कहीं पर भी नहीं जाते, ये आपके ब्लड में ही रहते हैं और इसी कारण से ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, है ना. बट अगर प्रोटीन लीक आउट हो जाता है सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो फ्लूइड को अपने तरफ खींच के रखने की कोशिश करता है. बट अगर आपका प्रोटीन लॉस हो जाएगा सो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से प्रोटीन लॉस हो गया है, जिसके कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा और परमिएबिलिटी जो है आपकी कैपिलरी की वो बढ़ जाती है और एग्जैक्टली टिश्यूज़ में फ्लूइड जो है वो क्या होने लगता है बेटा, ऑक्यूमुलेट होने लगता है. दैट्स वाई जो पर्सन है उसको आपका स्वेलिंग जो है बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी जो है डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दी आपका जो प्रोटीन है वो लॉस हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया. डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, देयर इज़ अ चाइल्ड है ना जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हुआ है, स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी उसको आपको दिखाई दे रहा है. जो नॉर्मल वैल्यू होता है प्रोटीन का यूरिन में दैट इज़ 0.14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और जो 24 आवर्स का यूरिन है उसमें जो प्रोटीन होता है वो लेस देन 80 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है. बट यहाँ पर जो प्रोटीन का अमाउंट है वो बहुत बढ़ा हुआ है, मिलीग्राम में नहीं है, ग्राम्स में है. दैट इज़ 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से जो यूरिन है प्रोटीन है वो क्या हो रहा है आपका 7.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई करके उतना जो प्रोटीन है वो क्या हो रहा है हमारे बॉडी का लॉस हो रहा है. सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नाउ डीलिंग विद द डेफिनेशन पार्ट. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग. सो आपका डेफिनेशन में सबसे 3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हम लोग वो देखेंगे, 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे. सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़. सो ग्लोमेरुलस का ये डिसऑर्डर है. जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये शो करता है दैट इज़ मार्क्ड इंक्रीज इन प्रोटीन इन द यूरिन. सो सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज़ यूरिन जो है वो प्रोटीन लेकर के आएगा. सो आपका प्रोटीन यूरिया डेवलप होगा. नाउ सेकेंड फीचर इज़ डिक्रीज इन द एल्ब्यूमिन इन द बॉडी. सो प्रोटीन बाहर हो जा रहा है, एल्ब्यूमिन बाहर हो जा रहा है, सो बॉडी के अंदर में प्रोटीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो ब्लड में प्रोटीन कम होने को हम लोग बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया. सो आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है और ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जा रही है जिसके कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से जो है फ्लूइड जो है एक्स्ट्रावेशिएट होकर के टिश्यूज़ में जाके ऑक्यूमुलेट होने लगेगा. दैट इज़ लीडिंग टू एडीमा. थर्ड फीचर इज़ कॉल्ड दी एडीमा. ओके. नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपरलिपिडीमिया. सो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है, लिपिड जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी हाइपरलिपिडीमिया. तो ये 4 जो मेजर सिम्टम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे. फर्स्ट इज़ द प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन लॉस होगा यूरिन में. हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया यानी कि ब्लड में एल्ब्यूमिन का कमी हो जाएगा, प्रोटीन का कमी हो जाएगा जिसके कारण से डेवलप हो रहा है. थर्ड चीज़ दैट इज़ कॉल्ड दी एडीमा डेवलप हो रहा है. और लास्ट जो है दैट इज़ दी सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जा रहा है, हाई हो जा रहा है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन आपका हाई हो जा रहा है जिसके कारण से क्या हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया का कंडीशन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है ना. द सिंड्रोम इज़ अपरेंट इन एनी कंडीशन दैट सीरियसली डैमेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड रिजल्ट इन इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी. ओके. सो आपका सीरियस डैमेज जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में हो रहा है जिसके कारण से ग्लोमेरुलस की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है जिसके कारण से प्रोटीन जो है वो क्या हो रहा है, लीक आउट हो रहा है. सो दिस इज़ अबाउट दी डेफिनेशन पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ द इंसिडेंस. सो मेनली बच्चों में ज़्यादा देखा गया है इन्फेक्शन के कारण, मे बी यूटीआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनमें इसलिए. और दूसरा जो है दैट इज़ प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ देन इन दी गर्ल्स. बॉयज़ में ज़्यादा देखा गया है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स. कारण ये है कि ये रिसर्च बेस्ड
बेस्ड एक इंसिडेंस है। सो रिसर्च के बेसिस पे मोस्टली आपका मेल में ये ज़्यादा देखा गया है। इंसिडेंस जो है 3 पर 1 लाख चिल्ड्रन में पर ईयर देखा जाता है। सम फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इवेंचुअली प्रोग्रेस टू एंड स्टेज रीनल डिसीज़, और अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ट्रीट नहीं किया गया, ग्लोमेरुलर जो डिसऑर्डर है वो ट्रीट नहीं किया गया, सो इट में अल्टीमेटली लीड टू रीनल फेलियर और एंड स्टेज रीनल डिसीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द ईटियोलॉजी। सो ईटियोलॉजिकल बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो फर्स्ट है बेटा एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, हर पर्सन का बॉडी डिफरेंट होता है। सो एलर्जेंस जो हैं वो ग्लोमेरुलस को डिस्ट्रॉय करेंगे। नाउ नेक्स्ट है सर्कुलेटरी डिसीज सच एज दी हार्ट फेलियर, सिकल सेल एनीमिया एंड रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। सो ये सारा कंडीशन ऐसा है जिसमें ब्लड का फ्लो जो किडनी की तरफ है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। सो उस समय में Now third is the collagen muscular disorder such as systemic lupus erythematosus, periarteritis nodosa, है ना। सो एग्जैक्टली ये क्या है आपका पेरीआर्टराइटिस, तो मतलब है आपका जो आर्टरीज का आउटर जो लेयर है उसमें क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिसस एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें हमारा बॉडी का ओन इम्यून जो सेल्स हैं, हाँ, अपने सेल्फ बॉडी के सेल्फ को क्या करने लगता है, वो अटैक करने लगता है। सो इसके कारण से ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। नाउ फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकता है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ द टिश्यू, है ना। सो ग्लोमेरुलस जो है वो स्टिफ हो सकते हैं पर्टिकुलर एक एरिया में। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन के कारण हो सकता है। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द इन्फेक्शन सच एज द ट्यूबरकुलोसिस और एंटेराइटिस। सो ट्यूबरकुलोसिस लंग का इन्फेक्शन है, एंटेराइटिस इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। सो वहाँ से इन्फेक्शन प्रोग्रेस करके किधर पे आपका एक्सटेंड हो सकता है, किडनी तक एक्सटेंड हो सकता है और ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नाउ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दैट मीन्स ग्लोमेरुलस में ही इन्फेक्शन कॉज हो जाना। नाउ आपका नेफ्रॉन्स में भी होना और ग्लोमेरुलस में भी होना। नाउ नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसीजेस सच एज डायबिटीज मेलाइटिस। सो हाई शुगर लेवल है वो भी डैमेज करता है किडनी को। नाउ नेक्स्ट नॉन नियोप्लास्टिक डिसीज सच एज दी मल्टीपल माइलोमा, इट इज़ अ कैंसर कंडीशन, है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका नेफ्रोटॉक्सिन्स सच एज दी मर्क्यूरी, गोल्ड और बिस्मिथ। सो कुछ जो नेफ्रोटॉक्सिन्स जो हैं दैट इज़ जो किडनी को के लिए टॉक्सिक है, दैट इज़ मर्क्यूरी हो गया या गोल्ड हो गया, बिस्मिथ हो गया, या ऐसे मेटल्स के एरिया में जो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इनहेल हो रहा है वो फ्यूम्स। सो वो आपका ब्लड के थ्रू कहाँ पर जा सकता है, किडनी पे जा सकता है, सेटल डाउन होकर के किडनी को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। और एक लास्ट जो कॉज दिया है दैट इज़ दी प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी इसलिए कॉज दिया है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में बॉडी के अंदर में मदर के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और इन्हीं फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण से आपका फिजियोलॉजिकल यूरिनरी प्रोटीन जो है वो प्रेगनेंसी के समय में एक्सक्रीट होता है। सो आपका एग्जैक्टली प्रेगनेंसी को हम लोग एकदम ट्रू कॉज नहीं मानते हैं, ये प्रेगनेंसी के समय एग्जैक्टली होता है, बट प्रोटीन यूरिया होता है, इसलिए एग्जैक्टली प्रेगनेंसी को भी एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कॉज माना गया है। सो दीज आर दी इटियोलॉजिकल फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण से फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके अक्यूमुलेट होने लगता है जिसके कारण से एडिमा डेवलप होता है। सो द मेजर मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एडिमा डेवलप होगा, है ना, स्वेलिंग होगी। नाउ इट इज़ यूजुअली सॉफ्ट एंड पिटिंग एंड मोस्ट कॉमनली ऑकर्स अराउंड द आईज, दैट इज पेरिऑर्बिटल एरिया, इन द डिपेंडेंट एरियाज दैट इज द सैक्रम, एंकल एंड द हैंड्स एंड इन द एब्डोमेन। असाइटिस भी क्या हो सकता है, पर्सन को डेवलप हो सकता है। नाउ अदर सिम्टम्स इंक्लूड मैलेज, हेडेक, इरिटेबिलिटी एंड फटीग आर कॉमन। सो ये आपका साइन एंड सिम्टम्स है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट का। बट जो सबसे मोस्ट आपका वार्निंग साइन है, जो सबसे कॉमन साइन दिखाई देगा दैट इज़ दी अडीमा, स्वेलिंग जो है वो क्या होगा, बॉडी में दिखाई देगा, दैट इज़ द पिटिंग टाइप ऑफ अडीमा इज डेवलप्ड इन दी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी. So in the pathophysiology of nephrotic syndrome, any intrinsic renal disease or systemic disease that affects the glomerulus, फर्स्ट है आपका कि कोई भी इंटरनल रीनल डिसीज़ हो गया या कोई सिस्टमिक डिसीज़ हो गया जो ग्लोमेरुलस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है ना। ग्लोमेरुलस को जब अफेक्ट करेगा सो इट विल कॉज डिफेक्ट इन द ग्लोमेरुलस, कॉजेस लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। सो ग्लोमेरुलस जब आपका डैमेज होने लगता है सो डिफेक्ट वहाँ पर होगा और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो लीक आउट होकर के यूरिन में आने लगेंगे, पर्टिकुलरली जो एल्ब्यूमिन है वो। नाउ स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स लीड्स टू हाइपरलिपिडीमिया एंड अनदर रिजल्ट इन हाइपोएल्बुमिनिया, रिजल्ट इन डिक्रीज्ड ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसके कारण से जब प्रोटीन जो है वो क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, जिसके कारण से लाइपोप्रोटीन्स का स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसका सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, बॉडी में बढ़ जाएगा, है ना। और ये इसलिए आपका पर्सन को डेवलप हो रहा है एक अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड दी हाइपरलिपिडीमिया। सो प्रोटीन
प्रोटीन का लॉस होना ही स्टिमुलेट करता है लाइपोप्रोटीन्स के सिंथेसिस को, जिसके कारण से हाइपरलिपिडीमिया होगा। और ब्लड में बिकॉज यूरिन में प्रोटीन लॉस हो जा रहा है, सो प्रोटीन और एल्बुमिन ब्लड में कम हो जाएगा, दैट में अल्टीमेटली लीड टू हाइपोएल्बुमिनीमिया। और हाइपोएल्बुमिनीमिया जब होगा सो जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सो जो चीज़ें हैं, आपका फ्लूइड जो है वो मूव करेगा बेटा वैस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में, वेसल से मूव करेगा वो कहाँ पर, आपके टिश्यूज़ वाले एरिया में, एंड दैट विल लीड टू जनरलाइज्ड एडिमा। नाउ एडिमा जब डेवलप हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है आपके वैस्कुलर स्पेस में, सो हाइपोवोलीमिया के कारण से आपका एक्टिवेट हो रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, लीड्स टू सोडियम रिटेंशन, जिसके कारण से आपका एक्टिवेशन होना है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि सोडियम को क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिटेन कर रहा है। सोडियम इसलिए रिटेन कर रहा है क्योंकि वो फ्लूइड को रिटेन करने का काम करता है, दैट्स वाई सोडियम भी रिटेंशन हो रहा है आपका एक ऑटो रेगुलेशन के रूप में। सो आपका और जो एडिमा है फर्दर क्या होते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो मेन जो यूरिन में प्रोटीन आता है, सो आपको प्रोटीन यूरिया है पर्सन को, सो एक्सीडिंग दैट इज़ 3 to 5 ग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन जो है वो लॉस होता है। सो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन या रैंडम यूरिनरी प्रोटीन का एग्जामिनेशन होना है। नाउ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का पार्ट कितना लॉस हो रहा है प्रोटीन, इस चीज़ को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है कि कोई सिस्टमिक ऐसा डिसीज़ तो नहीं है जिसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे नेफ्रॉन्स पे अटैक कर रहा है नाउ, जिसके कारण से आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है। नाउ यूरिन में ऑल्सो कंटेन इंक्रीज्ड WBC एज वेल एज ग्रैन्युलर एंड द इपिथेलियल कास्ट। ओके, सो सिंपल सा यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो डायग्नोस हो सकता है। और ज़्यादा आपको डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए आपका WBC हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसके थ्रू इन्फेक्शन का एक्सटेंट जो है वो क्या होगा हमको पता चलेगा। और एक निडल बायोप्सी कर सकते हैं किडनी का कि मे भी कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ या ट्यूमर तो डेवलप नहीं हो गया है, या आपका कैसा हो गया है पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है, मॉर्फोलॉजिकल जो स्टेट है ग्लोमेरुलाई का, उसको चेक करने के लिए। सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नाउ अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। सो मैनेजमेंट पार्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ डायूरेटिक एजेंट, है ना। डायूरेटिक इसलिए क्योंकि पर्सन को सीवियर एडिमा है। ना आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स देना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डायूरेटिक्स। सो आपका प्रोटीन यूरिया कुछ हद तक क्या होता है, इससे कम होता है ना। और आपका ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसलिए हम लोग दे रहे हैं बिकॉज हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण सोडियम का रिटेंशन होने लगता है, जिसके कारण से और एडिमा होता है ना। सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देने से उसको वो रोकेगा, आपके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को वो रोकेगा, और एडिमा जो है वो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा प्रोटीन यूरिया के साथ। इसको रिजॉल्व होने के लिए आपको 4 to 6 वीक जो है वो लग जाता है। नाउ नेसेसरी ट्रीटमेंट है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। अगर रिलैप्स हो रहा है सो इट इज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो उसको हमको देना है। पेशेंट में भी प्लेस्ड ऑन अ लो सोडियम डाइट, है ना। सोडियम आपका बॉडी में रिटेन होते जा रहा है, इसलिए लो सोडियम डाइट देना है। और पोटेशियम रिच डाइट पेशेंट को क्या करना है, हमको देना है। सो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। सो जब हम लोग पोटेशियम इंटेक करेंगे तो सोडियम जो है बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट होता है। दोनों एक साथ एक जगह में नहीं रह सकते हैं। सो सोडियम का अमाउंट बढ़ने से पोटेशियम लॉस हो जाता है, और पोटेशियम का अमाउंट बढ़ने से सोडियम क्या होता है, लॉस होता है। सो सोडियम बढ़ा हुआ है तो पोटेशियम इंटेक करने से सोडियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। नाउ प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है पेशेंट को, बिकॉज प्रोटीन यूरिया हो रहा है पेशेंट को। सो आपका प्रोटीन का इंटेक उसको एनहांस करना है आपको। डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एग, मीट, या फिर अगर वेजिटेबल में ही आपका, अगर वेजिटेरियन है पर्सन, सो आपका पल्सेस हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें दे करके प्रोटीन इंटेक को क्या करना है, आपको ज़्यादा देना है। और बिकॉज हाइपरलिपिडीमिया है इसलिए फैट का भी जो अमाउंट है वो क्या करना है, आपको डाइट में कम करना है। ओके, सो दिस इज़ द मैनेजमेंट पार्ट। नाउ अबाउट द डाइटरी मैनेजमेंट, जो मैंने बताया ही है अभी, सोडियम इंटेक को रिड्यूस करना है फर्स्ट चीज़, है ना। नाउ नेक्स्ट हाई प्रोटीन डाइट देना है आपको, और फैट जो है वो अवॉइड करना है हमको, है ना। फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इंटेक हमको ज़्यादा करना है ना। और आपका पोटेशियम रिच डाइट देना है ताकि सोडियम एक्सक्रीट हो सके, और फ्लूइड जो है इंटेक एंड आउटपुट को क्या करना है, हमको मॉनिटर करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डाइटरी मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस है बेटा, दैट इज एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, जो कि एडिमा से आपको दिख रहा है। नाउ इम्बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस
स्टेटस, नेक्स्ट इज़ द डेफिशिएंट नॉलेज है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकता है, एंड लो सेल्फ स्टीम जो है वो डेवलप हो सकता है. सो दीज आर द नर्सिंग डायग्नोसिस. सो नर्सिंग इंटरवेंशन जो मेन हमको करना है दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ द आइडियल बॉडी वेट विदाउट एक्सेस फ्लूइड लॉस, है ना. आपका एक्सेस फ्लूइड लॉस भी नहीं होना है, एक्सेस फ्लूइड इनटेक भी नहीं होना है. सो बॉडी वेट को आपको आइडियली मेंटेन करना है. नाउ मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक, जो मैंने डाइटरी सप्लीमेंटेशन एंड थेरेपी जो बताई उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का डाइट को प्लान करना है. नाउ इंक्रीज द नॉलेज अबाउट द कंडीशन एंड रिलेटेड ट्रीटमेंट, दैट मीन्स आपको हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. और पार्टिसिपेट करवाना है पेशेंट को इन द एक्टिविटी विद इन दी टॉलरेंस, जितना टॉलरेट कर सकता है पेशेंट अपने सेल्फ केयर में क्या कर सके, पार्टिसिपेट करे एंड इम्प्रूव द सेल्फ कंसेप्ट. सो दिस इज़ द नर्सिंग इंटरवेंशन. नाउ अबाउट द कॉम्प्लिकेशन. सो कॉम्प्लिकेशन जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, दैट इज़ आपका अगर ड्यू टू डेफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स, सो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, है ना, स्पेशली ऑफ द रीनल वेन, ये आपका डेवलप हो सकता है. फर्स्ट इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, दूसरा जो है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, थर्ड जो है दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट रीनल फेलियर, ये हाइपोवोलेमिया के कारण डेवलप हो सकता है, और आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपरलिपिडीमिया के कारण क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोग्नोसिस पार्ट. सो अबाउट 75% of the cases of nephrotic syndrome results from idiopathic glomerulonephritis. मतलब कॉज अननोन है ना, हमको पता ही नहीं है कि क्यों ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो गया है. नाउ द प्रोग्नोसिस वैरीज डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन कॉज. सो कॉज के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोग्नोसिस. एज हैज़ नो पार्ट इन द प्रोग्रेशन और प्रोग्नोसिस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, बट अगर ये प्रोग्रेस होता जा रहा है, सो यहाँ पर एज कोई पार्ट नहीं है, वो आपके अडल्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपका दिख सकता है. सो आपका इमीडिएटली कॉज को ट्रीट करना है हमको, और डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है वो हमको क्या करना है, यूज़ करना है. एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेकर के जो ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट करना है. सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ट्रीट होगा, किडनी जो ग्लोमेरुलस का डैमेज है वो जब ट्रीट होगा, सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अपने आप ही क्या हो जाएगा, आपका ट्रीट हो जाएगा. प्रोटीन लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बहुत सारा हमको डाइटरी मॉडिफिकेशन भी क्या करना पड़ता है, पेशेंट के लिए करना पड़ता है. सो उन सारी बातों को ध्यान में रख के और सारा ट्रीटमेंट ऑन टाइम जब हम देते हैं, सो पेशेंट रिकवर हो जाता है. और अगर उसको हमने इग्नोर किया तो पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिसीज़ के कंडीशन में भी क्या हो सकता है, जा सकता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम.